हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज की हमारी क्लास है 10th हिंदी कोर्स बी, संचयन भाग 2। कोर्स बी में हमारी 2 बुक चलती है, स्पर्श और संचयन। तो ये बुक हमारी दूसरी हिंदी की पूरक पुस्तिका है, संचयन भाग 2। उसका पार्ट है 2, सपनों के से दिन। तो इस पार्ट में लेखक ने किस तरीके से अपने बचपन के दिनों की याद हमको हमारे सामने लाकर रखी है। तो अब चलिए उसी को पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से लेखक ने हमको बताया था। तो हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो उसी पे आधारित हमने आपको प्रश्न भी दिए हुए हैं, आपने सॉल्व करके भी रखे होंगे। तो चलिए इनको हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं वो है हमारे बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और उसके बाद हमारे वस्तुपरक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था? वो कौन सा समय था जब उन्हें, ऐसे तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा एक कौन सा समय होता था जब उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था? जब परीक्षाएं होती थी, जब छुट्टियां होती थी, जब स्काउटिंग की परेड होती थी, जब स्कूल में कोई उत्सव होता था। तो सही इसका ऑप्शन क्या है कि जब स्काउटिंग की परेड होती थी तो इनको स्कूल जाना बहुत ही पसंद आता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीटी सर की शाबाश कैसी लगती थी? जब पीटी सर खुश हो जाते थे, परेड सब अच्छी सी हो जाती थी, वो शाबाशी देते थे। अब वो शाबाशी को लेखक ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो क्या, उनको कैसा लगता था, जैसे कुछ उनको मिल गया हो। क्या मिल गया हो? जैसे हाथी की चिंगाड़ हो, यानी बहुत तेज से चिंगाड़ते थे, ऐसा लगता था। अकादमी पुरस्कार यानी कि उनको अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसा महसूस होता था। फौजी के तमके यानी कि किसी सिपाही को मेडल मिलता है, वैसा महसूस होता था। या सलाम जैसी, किसी को सल्यूट किया जाता है, ऐसा। तो इसका सही ऑप्शन है कि जब पीटी सर शाबाश देते थे तो लेखक को ऐसा लगता था जैसे उन्हें फौजी का तमगा मिला हो। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज्यादा मायने रखती थी? सभी बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज्यादा मायने रखती थी, चाहते थे कि वो हमें शाबाशी दे? अध्यापकों की, पीटी सर की, अभिभावकों की, या कोई भी नहीं ऐसा था जिसकी शाबाशी मायने रखती हो? तो आंसर है अभिभावकों, यानी कि पेरेंट्स की शाबाशी उनके लिए बहुत ही मायने। किसी भी बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स बहुत खुश होकर अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 4 है, फौज में भर्ती करने के लिए अफसरों के साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे? तो क्या होता था उस समय, फौज में लोग कम जाते थे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई वो आए, फौज में भर्ती हूँ, तो उसके लिए फौज वाले गांव-गांव जाते थे और साथ में अपने नौटंकी वाले लेके जाते थे। ये हमने पढ़ा था। तो क्यों लेकर जाते थे नौटंकी वालों को? तो कारण क्या है? नौटंकी करने, फौज के सुख आराम और बहादुरी को दिखाने के लिए, कोई नहीं, या बहादुरी को दिखाने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है कि अगर आप फौज में दाखिल होगे तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, जैसे फौज के क्या सुख है, उसमें क्या आराम मिलेगा, और फौज में दाखिल होने वाला व्यक्ति बहुत ही बहादुर कहलाता है। तो इस तरीके के कुछ प्ले बनाए जाते थे जिन्हें नौटंकी के दौरान दिखाया जाता था ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके फौज में भर्ती होने के लिए। फिर है प्रश्न संख्या 5, पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो जाता है? पुरानी पुस्तकें देखने से लेखक का मन क्यों उदास होता है? उनको लगता था कि इस बार भी पुरानी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए,
लेखक को उनमें से एक अजीब तरह की बास आती थी, मतलब उनको एक अजीब तरह की स्मेल आती थी, इसलिए उनको जो है पुरानी किताबें देख के उनका मन उदास होता था। उन पुस्तकों पर तरह तरह के चित्र बने होते थे, उन पुस्तकों के अनेक पन्ने पहले से ही फटे होते थे। तो सही ऑप्शन ये है कि पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन इसलिए उदास होता था क्योंकि उनमें से एक अजीब तरह की बास यानी कि स्मेल आती थी। प्रश्न संख्या 6 है, उस समय गांव में नौटंकी वाले क्यों आते थे? नौटंकी वाले क्यों आया करते थे? सर्कस में ले जाने के लिए, सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए, सरकार के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता प्राप्त करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो सही ऑप्शन है कि उस समय नौटंकी वाले गांव में इसलिए आते थे ताकि लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए युवकों को प्रेरित कर सके। जो नौजवान हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहित करते थे कि आप तरह तरह की चीज़ें बताते थे कि ऐसा ऐसा होता है, आइए और फौज में दाखिल होइए। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? उनका बचपन कैसा बीता? अपने साथियों के साथ, आनंद के साथ, बहुत रो धो के, कोई नहीं, या दोनों? तो सही ऑप्शन क्या है? अपने साथियों के साथ, आनंद के साथ, मतलब अपने जो उनके फ्रेंड्स थे उनके साथ बहुत ही मौज मस्ती करते हुए बीता था। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक गर्मियों की छुट्टियां कैसे व्यतीत करता था? उसकी जो समर वेकेशन होती थी वो किस तरीके से वो एक्सपेंड करते थे? तो क्या होता था? नानी के घर जाकर, मौज मस्ती करते हुए, दोनों, या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? दोनों ही। अर्थात वो नानी के घर भी जाते थे और मौज मस्ती भी। ऐसे समर वेकेशन में नानी के घर जाते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि वो नानी के घर नहीं जा पाते थे, तो क्या करते थे? वो अपने ही दोस्तों के साथ पूरी गर्मी की छुट्टियां बहुत मौज मस्ती करते हुए निकालते थे। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक जिस रियासत में रहता था वहां की राजधानी का क्या नाम था? लेखक जिस रियासत में रह रहे थे उस राजधानी का नाम क्या था? पटौदी, हैदराबाद, आगरा, या नाभा? तो बुक में ये चीज दी हुई है, ध्यान से आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सही था इसका ऑप्शन नाभा। जिस रियासत में रहते थे उसकी राजधानी का नाम नाभा था। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक को बचपन में स्कूल जाते हुए किन चीजों की महक आज भी याद है? जब वो स्कूल जाते थे तो कई चीजों की महक का उन्होंने जिक्र किया है, तो वो कौन सी चीजें हैं? बल्लों की, खिचड़ी की, नीम के पत्तों की, या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल जाते समय उन्हें जो है नीम के पत्तों की महक, जहाँ से जाते थे वहाँ नीम के पेड़ बहुत थे, तो उसकी जो महक थी वो उनको बस गई थी। और आज इतने बड़े हो जाने के बाद जब उन्होंने ये कहानी लिखी, ये सारा चीज़ें लिखी, तो उनको आज भी वो महक अभी तक याद है और उसको ये हमें बताते हैं। अब यहाँ से तो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारे क्या वस्तुपरक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिन्हें आपको डिटेलिंग में लिखना था। तो देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि हम लोगों के आंसर में फ़र्क है। यदि लिखने के तरीके अलग होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है कि भाई लिखने का तरीका, हम शब्दों को थोड़ा और अच्छा इन्हेंस करके आपके बहुत ही हैवी वर्ड लेके आपके सामने आते हैं ताकि आप नए नए वर्ड्स से जो है वो वाकिफ़ हो सके। आप लोग जो लिखते हैं वो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आप उस नॉर्मल लैंग्वेज से उठ के थोड़ा सा लिखें। तो आपने जो लिखा है बस ये देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से ही आंसर रहे, और जो हम आपको बता रहे हैं उनमें से आप शब्दों को पिक करना शुरू करिए। जो शब्द हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करिए ताकि आपकी भाषा में भी थोड़ा वजन हो सके। तो प्रश्न संख्या 11 से जो हमारे वस्तुपरक प्रश्न शुरू हो रहे हैं उसमें है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर उदाहरण देकर लिखिए कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। कोई भी, अब पाठ में क्या था, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन जब वो आपस में खेलने आते थे तो बड़े आराम से खेल लेते थे। ये वाकया हुआ था ना। तो इस तरीके से भाषा किसी भी उसमें बाधा नहीं बन रही थी। तो आपको यही वाकया यहाँ पर पेश करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, यह एक वास्तविकता है कि जहाँ दो अलग अलग संस्कृतियों के व्यक्तियों के दिल आपस में जुड़ते हैं और उनमें आत्मीयता बढ़ती है, तो वहाँ भाषा जैसी बाधा उत्पन्न अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती। कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात भाषा बाधक नहीं बनती है। जहाँ दो अलग अलग संस्कृति, अब मान लीजिए एक व्यक्ति पंजाब से है, एकदम टिपिकल पंजाबी बोलता है, दूसरा राजस्थान का है या क्या कहते हैं तमिलनाडु का होगा तो तमिल बोलेगा,
बोलेगा, कर्नाटका कन्नड़ बोलेगा, तो इन लोगों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर ये एक ही जगह आके रहें तो ये भाव पहचानते हैं। अगर आपस में रहने लगे, भले भाषा ना पहचाने, अगर हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो एक दूसरे को समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। सपनों के इसी दिन पाठ में एक जगह लेखक ने लिखा है कि हमारे आधे से अधिक साथियों के घर वाले राजस्थान या हरियाणा से मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए थे। आर्थिक लाभ की खातिर अन्य जगहों से आए हुए लेखक के अनेक मित्रों के परिवार वाले समय के साथ साथ वहीं पर बस गए। इन सभी की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज आदि सब वहां के स्थानीय लोगों की तुलना में अलग थे। इन परिवारों के बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते वह लेखक या अन्य स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आती थी। यानी कि जो लोग आपस में बातें करते थे ना, वो उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर तो लेखक को हंसी भी आती थी। भाई जब हमें ऐसा होता है ना, जब हम कोई भाषा समझ नहीं पाते तो उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अरे यार ये क्या है, हमारी भाषा में तो ऐसे बोला जाएगा, तो वो हमको सुन के हंसी आने लगती थी। भले उनकी भाषा नहीं समझ पाए लेकिन कुछ शब्द हंसी वाले हो जाते थे। इसके बावजूद लेखक की इनमें से अनेक लड़कों के साथ अच्छी मित्रता हो गई थी। ये साथ साथ खूब खेलते, खूब मस्ती करते। खेलते समय सभी अलग अलग भाषा भाषी लड़की भी एक दूसरे की बातों को खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे। उनके बीच भाषा कभी भी दीवार बनकर खड़ी नहीं हुई। वस्तुतः जहां सहृदयता होती है वहां बाहरी दीवार टिक नहीं पाती। भाषा या जाति धर्म की दीवार भी इसी तरह की दीवार होती है। यह कभी मनुष्य के सद्व्यवहार में बाधा नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब कि वो सभी अलग भाषा भाषी थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे की भाषा को बिल्कुल नहीं समझते थे, लेकिन तब भी जब खेलते थे तो खेल में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती थी उनकी भाषा के कारण। प्रश्न संख्या 12 है, सपनों के इसी दिन पाठ में लेखक को कब लगता है कि वह भी एक फौजी है? कारण सहित लिखिए। उनको ऐसा कौन सा वाक्य घटा था जिसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि मैं भी एक फौजी हूं? आपको वो लिखना है यहाँ पर। तो क्या है, स्काउट परेड में भाग लेने के लिए लेखक बचपन में अपने दोस्तों के साथ शान से जाता था। उनको पता ना, जब स्काउट परेड होती थी जब, तो उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय जब जाते थे उनके कपड़े धोबी द्वारा धुले होते थे। साफ वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहनकर बच्चे स्वयं को एक फौजी की जवानी समझते थे। तो पाठ में एक जगह लेखक ने हमें स्टार्टिंग में लिखा था कि भाई मैले कुचड़े कपड़े पहन के हम लोग खेला करते थे। और खेलते चोटते कभी चोट लग जाती थी तो उल्टा माँ बाप फिर मारते थे उसके ऊपर। तो ये जो उन्होंने वाक्य बताया कि हमेशा गंदे कपड़े और पहने रहते थे, लेकिन जब स्काउट का टाइम आता था तो एकदम प्रेस किए, धुले हुए प्रेस किए, कड़क एकदम चमकदार कपड़े पहन के जाते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक फौजी है। उनके साथ साथ लेखक को भी लगता था कि वह भी एक फौजी है। विद्यालय में पीटी शिक्षक प्रीतम चंद्र द्वारा परेड कराते हुए लेफ्ट राइट की आवाज तथा सीटी की ध्वनि पर बूटों की एड़ियों को दाएं बाएं मोड़कर ठक ठक करते अकड़ कर चलते समय विद्यार्थी अपने को बिल्कुल फौजी जवान के रूप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते। वर्दी तथा परेड के उत्साह ने उनमें यह भाव जगाया था। यही कारण था कि स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को फौजी जवान समझते थे। तो यहाँ पर स्काउट के लिए बढ़िया चमाचम कपड़े पहन के जाना और लेफ्ट राइट करना, एकदम शाबाशी मिलना, तो वो उनको जैसे लगता था कि वो खुद एक फौजी हैं। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक को स्कूल जाने के नाम से उदासी क्यों आती थी? सपनों के इसी दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके उन्होंने कई कारण बताए, तो वही आपको इस आंसर में लिखना था। तो कैसे लिखेंगे? लेखक को बचपन में स्कूल कभी भी खुशी की जगह नहीं लगती थी। मतलब हम बहुत ज्यादा खुश हों, बहुत अच्छा लगे, बहुत एक्साइटेड होके जाएं, ऐसा उनको कभी भी नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक लेखक अपने कुछ सहपाठियों की तरह रोते चीखते ही स्कूल पहुंचता था। उनके मन में स्कूल के प्रति एक प्रकार का भय समाया हुआ था। कई बच्चे तो तालाब में कॉपी किताबों को फेंककर पढ़ाई से को ही तिलांजलि दे चुके थे। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और जिन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं था उन्होंने अपनी कॉपी किताबें उठा के तालाब में फेंक दी कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, कॉपी किताबें नहीं रहेंगी तो कौन पढ़ाएगा। तो उन्होंने कॉपी किताबें ही फेंक दी थी। स्कूल में जीवन नीरस तथा कैदी सा प्रतीत होता था। स्कूल के प्रति लेखक के मन में निराशा के भाव होते हुए भी धीरे धीरे ये स्कूल उसे भाने लगा। यह तब संभव हुआ जब स्काउटिंग के अभ्यास का मौका लेखक को मिला।
नीली पीली झंडियों को हिलाते हुए परेड करना उसे अच्छा लगता था। धोबी से धुली वर्दी, पॉलिश किए हुए जूते तथा जुराबों को पहनकर फौजी जवान की तरह महत्वपूर्ण आदमी बनने की लालसा स्कूल के प्रति उसके भाव को बदल दिया करती थी। लेखक को परेड में भाग लेना अच्छा लगने लगा और इस कारण स्कूल के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ गया था। तो अब यहाँ पे तक किस नाम से उन्हें उदासी आती थी ये तो था, हमने बता दिया कि भाई वहाँ पे जो है पाठ याद करो तो मार पड़ती थी, इस तरीके से जो है नहीं याद करो तो मार पड़ती थी, और वहाँ पे रोते पीटते गाटते सब पसते, क्योंकि भाई होता ना एक हम बोलते हैं संगत अच्छी होनी चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल। अब उनके फ्रेंड सर्कल में तो सभी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते थे, तो लेखक का मन भी इसी वजह से नहीं लग पाता था। तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं? सपनों के से दिन पाठ में अपनाई गई विधियां आज के संदर्भ में कहां तक उचित लगती हैं? जीवन मूल्यों के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आप देखिए, जो हमने ये पाठ पढ़ा है इसमें बच्चों को मारा जाता था, मुर्गा बनाया जाता था, ऐसा था। लेकिन आज की जो आधुनिक पद्धति है इसमें इस तरीके के दंड पूरी तरीके से बंद है। कोई किसी बच्चे को हाथ तक नहीं लगा सकता है। आप कोई भी ऐसे फिजिकल जो पनिशमेंट होती है आप नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आई है। तो अब आपको उसी तरीके से, मतलब सपनों के से दिन पाठ और इसमें से दोनों को आपको निकालना है। तो पहले क्या है, सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के विद्यालय के अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें अनुशासित करने के लिए कैसे दंड दिया जाता था। स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता तथा निर्दयता की हद तक पार कर जाते थे। चमड़ी उधेड़ने तथा खाल खींचने की धमकी से भी बच्चों को डराया जाता था। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। पाठ याद कर नहीं आने पर विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। तो मतलब आपको डंडे से मारना है, तरह तरह की धमकियां देना है, डराना है, और आपको क्या कहते हैं पनिशमेंट, जैसे जो बोलते हैं ना मुर्गा बनाना है या उठक बैठक करना है, इस तरीके के पनिशमेंट बहुत दिए जाते थे पहले। मगर वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट आधुनिक समय में, वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सजा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे अमानवीय माना गया है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबन करने की कार्यवाही भी दी जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप शारीरिक दंड तो दे नहीं सकते ना, आप एब्यूजिंग कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी धमकी नहीं दे सकते, ऐसा सभी चीज़ों पर पाबंदी है। तो अब बच्चों को अनुशासित कैसे रखा जाए, तो इसके लिए उनको आर्थिक दंड निर्धारित कर दिया गया। अगर आपने ऐसा कुछ हरकत की तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा अगर ज़्यादा होता है तो उन्हें कुछ टाइम के लिए स्कूल या कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है कि आप एक हफ्ते के लिए नहीं आएंगे या एक महीने के लिए नहीं आएंगे। इस तरीके से स्कूल में उनके आने की पाबंदी लगा दी जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षक को ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान विषय पर लेखक ने कैसा महसूस किया? अब इस पाठ में शिक्षक ने अपने बचपन के बारे में बताया, सारी चीज़ें किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया, क्या चीज़ें थी, सारा था। बड़े होकर उन्होंने जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है उसकी पढ़ाई करी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, यानी यहाँ पे है ना, के दौरान लेखक को कैसा, जब उन्होंने किया तो उन्हें किस तरह की फीलिंग आई, उन्हें क्या क्या महसूस हुआ, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या है, लेखक बाल्यकाल में अपने मित्रों के साथ खेलों का आनंद लिया करता था। मैले फटे पुराने बेतरतीब कपड़े पहनकर सभी बच्चे गली में खेलते रहते थे। भागते दौड़ते हुए जब कभी गिरकर चोट लग जाती, हाथ पैर छिल जाते, तो घर वालों से सहानुभूति की जगह डांट खानी पड़ती। तो भी बच्चे खेलना बंद नहीं करते थे। तो हमेशा पूरी तरह खेलते रहना उनको पसंद होता था। डांट मार के बाद भी वो खेलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। जब लेखक ने बड़े होकर शिक्षक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उसे एहसास हुआ कि सभी बच्चों की स्थिति एक ही जैसी होती। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो, सभी बच्चों को ही खेलना बहुत पसंद होता है। वे किसी भी कीमत पर खेलने के आनंद से वंचित नहीं होना चाहते हैं। खेल में रुचि लेने के अतिरिक्त अन्य आदतों में भी बच्चे समान स्वभाव के होते हैं। जिस कार्य में बंधन होता है या करने की स्वतंत्रता नहीं होती तथा अभिभावक जिस कार्य को करने से रोक टोक करते हैं, वह कार्य करना भी बच्चों को पसंद होता है।
अभिभावक विशेष तौर पर जिस चीज से सावधान रहने के लिए कहते हैं, बच्चे उस चीज को एक बार देखने का प्रयास अवश्य करते हैं। मतलब जहां जाना मना है, जैसा जहां बोर्ड लगा है प्रवेश निषेध, तो वहां हम जरूर घुसेंगे। ये बच्चों की आदत नहीं, बड़ों की भी होती है। आप भी बच्चे हो, इवन जैसे हम हैं, हम बड़ों में आते हैं, कहीं पे अगर लिखा हो साइन बोर्ड प्रवेश निषेध, तो एक बार को मन जरूर करता है कि नहीं वहीं घुसे, आखिर है क्या। तो ये चीज बच्चों के अंदर ही नहीं, बड़ों के अंदर भी होती है। तो बच्चों के अंदर कुछ ज्यादा होती है भाई, कि आपको जिस चीज के लिए मना किया जाएगा बच्चे वो चीज जरूर करेंगे। बोलेंगे नहीं मोबाइल नहीं देखना, तो मोबाइल देखेंगे, चाहे चोरी छुपे करके जो भी तरीके निकालने वो देखेंगे। बहुत ज्यादा खेलना नहीं है, तो खेलने के लिए तो आप कुछ भी करवा लो, हर तरीके से उन्हें खेलने जाना है, आप किसी तरीके से उन्हें रोक नहीं सकते। जो उनका टाइम डिसाइडेड है कि मुझे खेलना है तो वो खेलना है। तो ये सारी चीजें सिर्फ पर्टिकुलर लेखक के साथ ही नहीं होती थी, ये हर बच्चे के साथ में होती है। आप लोग बड़े हो, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, तो आप कभी इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि उनका जो खेलने का जो समय होता है ना, या उनको कहीं पे भी कुछ भी आप बोल दो, अगर वो किचन में भी खड़ा है तो पता चला वो चम्मच से, चाकू से, छुरी से, जो भी उसको मिलेगा उसी से खेलना शुरू कर देगा। आपके स्टडी रूम में आएगा तो आपका जो भी मिलेगा वहां खेलना शुरू कर देगा। तो बच्चों के अंदर खेलने की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। ये बात लेखक ने बाल मनोविज्ञान पढ़ते समय जानी थी कि सभी बच्चे सेम ही होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इन दोनों को देखिए। प्राचीन शिक्षा प्रणाली को काफी हद तक पाठ के अंदर आपके सामने रखा गया है, आप जान चुके हैं। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली जहां आप लोग पढ़ रहे हैं तो उससे भी आप लोग वाकिफ हैं, तो इन्हीं को आपको यहां पर लिखना है। कैसे लिखना है ये चीज हम बताएंगे। तो देखिए ऐसा है, प्रस्तुत पाठ में प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेलों तथा उनके तरीकों के साथ साथ शिक्षा प्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। जो हमारा पाठ है इसमें खेलने के तरीके आप देखिए ना, पहले बच्चे कैसे खेलते थे। मतलब आप बहुत तरीके के खेल, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, ये वो खेलते रहते थे। लेकिन आजकल के लोग क्या हैं, बच्चे मोबाइल ले लिया, वीडियो गेम ले लिया, बैडमिंटन ले लिया, ये सारी चीज़ें खेलते, इस तरीके से खेल होते हैं। तो ये खेलों के तरीकों में भी डिफरेंस बताया गया है, और साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली, ये पाठ में पूरी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब इसको हम सबसे पहले हम बताएंगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली, जो पाठ के आधार पर है। प्राचीन समय में अभिभावक बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य नहीं समझते, इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। शिक्षा को लेकर जितना प्रेशर आज के समय में है इतना पहले नहीं था। यदि कभी कोई उनसे सवाल भी करता कि बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते, तो तुरंत जवाब मिलता कि इसे क्या पढ़ लिख कर तहसीलदार बनना है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजते भी थे तो उन्हें पूरी तरह से शिक्षक पर ही छोड़ दिया जाता था। वह उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर सकते थे, गलती करने पर सख्ती से दंड दिया जाता था। कक्षा में सभी बच्चों के सामने उनको दंडित किया जाता था तथा शारीरिक दंड देने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। तो मतलब एक तरीके से देखिए, शिक्षा को लेकर प्राचीन समय में लोग इतना सीरियस नहीं थे कि नहीं भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे पढ़ना है। अभिभावक भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, इस तरीके का। पीछे पहले दंड जो प्राविधान था वो भी बहुत सख्त था, आप दंड दे सकते थे किसी भी तरीके से। पेरेंट्स को घर में पढ़ाने की टेंशन नहीं, भैया हमने स्कूल भेज दिया, आप शिक्षक जाने वो अपना पढ़ाए। अब आते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली पे। आधुनिक काल में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु अब शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सभी अभिभावक भी बच्चों पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना शिक्षक विद्यालय में लिखित कार्य के साथ प्रायोगिक कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाता है। दंड के स्थान पर धैर्यपूर्वक प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। ऐसी कोई भी टिप्पणी करने पर पाबंदी है जो छात्र में हीनता के भाव को जन्म दे। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ पेरेंट्स ही मतलब शिक्षक ही इतना सीरियस नहीं होते, अब पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं बच्चों की स्टडीज़ को लेकर। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, प्रैक्टिकल थ्योरी के अलग आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, आपके बहुत सारे और भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। दंड प्रावधान, आप शारीरिक रूप से कोई भी दंड नहीं दे सकते, इवन आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आप लोगों को पूरा पेशेंस के साथ, मतलब जो टीचर्स होते हैं उनको पेशेंस के साथ पूरा ही आगे बढ़ना पड़ता है, बच्चों को इंकरेज करना पड़ता है।
प्रश्न संख्या 17 है, लेखक और उसके साथियों के सभी खेल प्रकृति से जुड़े थे, पाठ के आधार पर बताइए। लेखक ने यहाँ पर अपने खेलों का वर्णन भी किया है और वो सभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। कैसे? बचपन में लेखक अपने मित्रों के साथ सदैव घर के बाहर खेलते व घर के बाहर गली में या मैदानों में खेलते समय ताजी हवा का आनंद लेते। घर के बाहर थोड़ी सी दूरी पर स्थित तालाब में कभी कूदते, कभी नहाते, कभी तैरते, साथ ही कभी रेत के टीले पर चढ़ते, कभी उस पर लेटते। ये सब क्रियाएं भी प्रकृति की समीपता का एहसास कराती। लेखक और उसके मित्र जब पैदल चलकर विद्यालय पहुंचते तो रास्ते में वृक्षों का साथ मिलता। वे स्कूल की छोटी क्यारियों के रंग बिरंगे फूलों, गुलाब, गेंदा, मोतियों की दूध सी सफेद कलियों के साथ खेलने का मजा लेते थे। इस प्रकार लेखक व उसके साथियों के सभी खेल प्रकृति से संबद्ध होते थे। बाहर खेलते हैं, ताजी हवा मिलती है, नदी, तालाब, पेड़ पौधों के करीब रहते हैं, तो ये एनवायरनमेंट इतना शुद्ध होता है। वो बनस्पत एक रूम में बैठकर आप पढ़िए, बाहर प्रकृति का आनंद लेकर पढ़िए, बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर जो खेल होता है ना, अब आजकल के तो खेल भी आप बंद रूम में खेल लो भैया, बाहर ना जाओ, तो ये नहीं भाई, जो नेचुरल चीज है उसका आनंद लेने के लिए आपको बाहर आना ही पड़ेगा। प्रश्न संख्या 18 है, बचपन में लेखक और उसके साथी ग्रीष्मावकाश किस प्रकार व्यतीत करते थे? तो बचपन में तो भाई लेखक और उनके साथी ये होता था, कभी कभी लेखक नानी के यहाँ चले जाते थे और जब नहीं जाते थे तो पास के तालाब में कूदना, तैरना, सारी चीज़ें, ये सारा एक्सप्लेन किया है। फिर जो होमवर्क मिलता था उसको किस तरीके से हिसाब लगा के, उनको इतने दिन में इतने सवाल हो जाएंगे, इस तरीके से वो हिसाब लगाकर पूरा अवकाश बिता दिया करते थे। लेखक बताता है कि पुराने समय में साल के शुरू में केवल 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर लगभग 1.5 महीने की छुट्टियां शुरू होती थी। छुट्टियां होते ही बच्चों में जो खुशी की लहर दौड़ जाती थी उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। अवकाश शुरू होते ही लेखक अपनी मां के साथ ननिहाल चला जाता। वहां नानी खूब दूध, दही व मक्खन खिलाती, आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करती। कभी जब ननिहाल नहीं जा पाता तो अपने घर के पास ही तालाब में घंटों धमाचौकड़ी मचाता, ऊंचे टीले से तालाब में कूदता, कभी रेत के टीलों पर चढ़ता, फिर तालाब के पानी से शरीर पर लगी रेत को साफ करता। यह कार्यक्रम घंटों चलता। लेखक के कुछ मित्र तो तैरना भी अच्छी तरह जानते थे। लेखक भी उनकी तरह हाथ पैर मारकर तैरने का प्रयास करता। इस प्रयास में कई बार कोई मित्र डूबने की कगार पर पहुंच जाता, तब तैराक मित्रों की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता। फिर भी ऐसी शरारतें बाल्यकाल में ये समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया, नानी के घर जाते थे, वहां कैसा होता था, और अगर वो नहीं जा पाते थे तो उनका समय किस तरीके से तालाब में कूदना, नहाना, इस तरीके से व्यतीत हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास में, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी। पढ़ाई को व्यर्थ समझने के पीछे क्या कारण हो सकता है, अपने अनुमान के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक ने बताया है कि बहुत सारे जो उनके मित्र थे वो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अभिभावक भी इतना सीरियस नहीं थे, यानी कि उनके पेरेंट्स भी इतना सीरियस नहीं थे कि वो लोग पढ़ें, कि मतलब आप थोड़ा बहुत जोड़ घटाना सीख लिया बस बहुत है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पर आपको सभी को अपने अपने अनुमान लगाने, तो आपने जो भी अनुमान लगाए हैं आई होप एकदम सही होंगे, लेकिन इसको आप लिखेंगे किस तरीके से वो आपको ध्यान रखना। देखिए, लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है कि हम अपने आंसर हम कभी कभी बहुत अच्छा लिखते हैं मगर हम प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। तो कैसे लिखेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पाठ में अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में रुचि न रखने का कारण सामाजिक वातावरण माना जा सकता है। लेखक के अधिकतर पड़ोसी व्यवसाय करते थे, कोई परचून की दुकान चलाता था तो कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा करता था। वे अपने बच्चे को स्कूल भेजने की अपेक्षा व्यवसाय में लगाने पर अधिक बल देते थे। वे अपने बच्चों को अक्सर डॉक्टर, वकील न बनाकर बही खाता जांचने और मुनीमी आदि का काम सिखाना चाहते थे। मेरे अनुमान के आधार पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का कम पढ़ा लिखा होना तथा गरीबी आदि कारण ही ऐसे हो सकते हैं जिससे अभिभावक पढ़ाई को व्यर्थ समझते हैं।
तो कहने का तात्पर्य था, पहले हमने लिखा कि जो पाठ में दिया गया, अब हमारे जो अपना अनुमान लगाया तो हमने क्या बताया कि पहले तो उनका बैकग्राउंड कि वो लोग ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं था। और गरीबी सबसे बड़ी बात, भाई पैसा नहीं होगा, हम पहले खाने का इंतजाम करें कि पढ़ाने का काम करें। तो ये दो हमने कारण अपने सोच के लिखे हैं। अब है आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 20, सपनों के इस दिन पाठ में पाठक को क्या संदेश मिलता है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। पाठक यानी कि हम, जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें क्या संदेश मिल रहा है? अब संदेश क्या मिल रहा है, हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा हो कि हम इससे क्या चीज़ें सीख रहे हैं, क्या चीज़ें समझ रहे हैं, तो यहाँ पर वही आपको लिखना है। कैसे? ये देखिए, प्रस्तुत पाठ स्वयं में गागर में सागर की भूमिका निभाता है। गागर मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ों का बयां करना। गागर होता है ना, मतलब इस मतलब समझिए गगरी, जिसको घड़ा बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं ना, तो उस गागर में सागर, अब सागर तो अथाह सागर है, यानी कि बहुत सारा पानी उस गागर में, यानी कि कम शब्दों में ज्यादा चीज को बयां करना। इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों, जीवन में खेल कूद का स्थान, अनुशासन तथा बाल मन के उत्साह संबंधित चित्र को हमारे सम्मुख रखता है। इस पाठ के माध्यम से रूढ़िगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सुधारने का संदेश दिया गया है। इसी के साथ समाज में उपस्थित उन अभिभावकों जो स्वयं कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। तो उसमें जो 2-3 मेन चीजें हैं पाठ के आधार पर, वो हमारे सामने जो संदेश दे रही हैं वो हमने बताया। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा प्रणाली, खेलकूद के तरीकों, अभिभावकों को समझाना, ये सारी चीजें हमें ये पाठ संदेश देता है। तो हमारा ये पाठ यहाँ पर खत्म हुआ। कहने का मतलब हमारा ये टेस्ट पेपर हमने यहाँ पर समाप्त किया। आप सभी के आंसर 100% सही गए होंगे, ये हमें पूरी तरीके से यकीन है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के टेस्ट पेपर हमने सॉल्व बाद में किए हैं, मगर इनके एक्सप्लेनेशन व शॉर्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो पार्ट एक तरीके से हमें क्या हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, हम अच्छे से समझ जा चुके होते हैं। तो फिर उस पर आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, हम पूरी तरीके से बता लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वही कोशिश करी, आपको पहले टेस्ट पेपर दिया कि आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, और फिर हमने उसका सोल्यूशन आपको दिया। तो ये जो हम कोशिश करते हैं, ये आपकी एजुकेशन, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इस तरीके से हम आपका रिवीजन और फिर आपका क्या कहते हैं क्लास टेस्ट, इस तरीके से हम कराते रहते हैं। तो ये कोशिश हम सिर्फ इस तरीके से नहीं करते, हमारी कोशिश ये और भी आगे है। जैसे कि हमारे चैनल पे आप आते हैं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट होता है। हम कोशिश करते हैं वो चीज़ें पिक करके आपके लिए लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। साथ ही साथ जो टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाती हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं हो कि फटफट पढ़ाते जाएं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आए। हमारी कोशिश रहती है कि आप हर एक चीज़ को डीपली समझ सकें। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आपको किसी तरह की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।